वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल। जैसे कि आप सबको पता है, हमने पैनल डाटा स्टार्ट किया था जिसमें हमने देखा था कि व्हाट यू मीन बाय पैनल डाटा, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, मॉडल क्या होता है, देन टाइप्स हमने देखे थे। फिर मैंने आपको बताया था कि पैनल डाटा को एस्टिमेट करने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं। फर्स्ट वन इज पूल्ड ओएलएस, जो हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया है। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल, जिसमें दो तरीके के मॉडल आते हैं, दैट इज लीस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल मॉडल एंड फिक्स्ड इफेक्ट विद इन ग्रुप मॉडल। So and third one is और थर्ड मॉडल जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज रैंडम इफेक्ट मॉडल। तो पूल्ड ओएलएस ऑलरेडी मैंने जैसे आपको बोला कि मैं करवा चुकी हूँ आपको, जिसमें एयरलाइन वाला एग्जांपल लिया था, उसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू करेंगे आज। तो अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लीजिए। फिक्स्ड इफेक्ट एलएसडीवी मॉडल, एलएसडीवी का मतलब है लीस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल मॉडल, और इसी को हम अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल भी बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हमने पूल्ड मॉडल पढ़ा था तो मैंने कहा था कि हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि स्लोप और जो इंटरसेप्ट टर्म है वो दोनों ही क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे ओवर द स्पेस एंड टाइम। लेकिन इस वाले में हम मान के चल रहे हैं कि हमारा स्लोप तो कांस्टेंट है, लेकिन जो इंटरसेप्ट टर्म है ना वो वेरी करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है दैट इज जो हम कह रहे थे ना, दैट इज इंडिविजुअल स्पेसिफिक इफेक्ट। इंडिविजुअल स्पेसिफिक इफेक्ट मतलब जैसे कि हर एयरलाइंस जो है वो अपने आप में डिफरेंट है, राइट। जैसे हमने कहा वर्कर्स के हम मॉडल की बात कर रहे थे, तो हर वर्कर जो है वो इंडिविजुअली डिफरेंट है, उसकी एबिलिटी डिफरेंट है। तो उसी चीज़ को कवर करने के लिए हम क्या कह रहे हैं कि हम इंटरसेप्ट टर्म को तो वेरी कर रहे हैं, लेकिन स्लोप को जो है हम कॉन्स्टेंट रख रहे हैं। तो एलएसडीवी फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल में ऐसा मॉडल होता है जो कि कंट्रोल कर लेता है किसको, अनऑब्जर्व्ड इंडिविजुअल स्पेसिफिक इफेक्ट्स को बाय एडिंग द डमी वेरिएबल। अगर डमी वेरिएबल आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ। डमी वेरिएबल क्या होता है, ऐसे बहुत सारे क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं जो हमारे डाटा को अफेक्ट करते हैं, हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते हमारे मॉडल में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम नंबर्स दे देते हैं 0 और 1, ठीक है। इसलिए इसको हम बाइनरी वेरिएबल्स भी बोलते हैं। तो एब्सेंस ऑफ अ कैटेगरी शोज द 0 एंड 1 शोज द प्रेजेंस ऑफ द कैटेगरी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डमी वेरिएबल्स ऐड करते हैं। नाउ अगर हम बात करते हैं कि कैसे ये वर्क करता है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए एलएसडीवी का मतलब क्या है, लीस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल मॉडल, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से समझ में आ गया कि हम क्या कर रहे हैं, डमी वेरिएबल्स को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। ओके तो अब हमने मॉडल लिया था दैट इज कॉस्ट ऑफ द एयरलाइन इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट, आपका जो है प्राइस ऑफ द फ्यूल एंड लोड फैक्टर, ठीक है, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अब आप ध्यान से देखिए पूल्ड मॉडल को, और जो हमारा, मैं आपको पूल मॉडल दिखाती हूँ, ये हमारा पूल मॉडल था। इसमें आप ध्यान से देखिए कॉस्ट के साथ आईटी है, बीटा 1 बीटा 2, उसके साथ बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 एंड बीटा 4 आर कांस्टेंट टर्म्स, एंड बाकी जो वेरिएबल हैं यानी क्यू आई टी, पी एफ आई टी और एल एफ आई टी, इन सबके साथ आई और टी सब्सक्रिप्ट है, यानी कि वो चेंज हो रही है ओवर द क्रॉस सेक्शनल यूनिट्स एंड टाइम, राइट। तो लेकिन जब हमने लिया है हमारा फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल, तो हम क्या ले रहे हैं मॉडल, दैट इज सी आई टी इज अ फंक्शन ऑफ, बाकी सब वेरिएबल्स कांस्टेंट है और सब कांस्टेंट टर्म्स कांस्टेंट है, वेरिएबल्स हमारे आई टी के साथ है, लेकिन जो ये वाला टर्म है देखिए बीटा 1 आई, लेकिन बीटा 1 के साथ हमने क्या लगाई है, सब्सक्रिप्ट आई लगाई है। मैंने आपको बताया था आई टर्म जहाँ पे भी मैं लगाऊंगी इसका मतलब दैट वेरीज अक्रॉस द क्रॉस सेक्शनल यूनिट्स, यानी कि हर फर्म का जो है बीटा 1 जो है यानी इंटरसेप्ट टर्म जो है वो डिफरेंट है। यही हमने बोला था किसमें, एलएसडीवी मॉडल में। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हमें इस मॉडल को इनकॉर्पोरेट करने के लिए डमीज़ डालने हैं, तो हम डमीज़ क्या करेंगे, अब मैंने आपको एग्जांपल में, लास्ट वाले एग्जांपल में क्या कहा था, 6 एयरलाइन फर्म्स हैं, तो 6 फर्म्स के लिए हम कितनी डमीज़ लगाएंगे, 5 डमीज़। अगर आप 6 फर्म्स के लिए 6 डमीज़ लगाते हैं तो हम किस में फंस जाते हैं, एक ट्रैप में फंस जाते हैं जिसको हम बोलते हैं डमी वेरिएबल ट्रैप। क्यों, क्योंकि 6 वेरिएबल्स जो हैं वो आपस में मल्टी कोरिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अपने डमी वेरिएबल के चैप्टर में पढ़ते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जितने होते हैं, अगर आप नहीं पढ़ा तो आप बस इतना याद रखिए, जितना आपका n है तो n-1 डमीज़ लेते हैं हम जब भी डमी वेरिएबल का मॉडल बनाते हैं, राइट। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे हमें डमीज इनकॉर्पोरेट करनी है। तो ध्यान से इस मॉडल को देखिए, वी हैव CID दैट इज कॉस्ट ऑफ द एयरलाइंस दैट विल डिपेंड अपॉन अल्फा 1 अल्फा 2, उसके साथ है D2I। D2I क्या है, डमी फॉर द फर्म 2, देन D3I डमी फॉर फर्म 3, D4I फॉर 4th, 5 एंड 6। इस तरीके से हमने 5 डमीज इनकॉर्पोरेट किए हैं 6 फर्म्स के लिए, यानी कि जो फर्स्ट फर्म है उसके लिए हमने कोई भी डमी इनकॉर्पोरेट नहीं करी है। इसका मतलब जो फर्स्ट फर्म हो गई हमारी, फर्स्ट एयरलाइन फर्म जो हो गई, वो हमारी बेस कैटेगरी हो गई, यानी उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ओके सो
अब आप डमी को ध्यान से देखिए, d2i इक्वल्स टू 1, इसका मतलब फॉर फॉर्म 2 वी हैव d2i इक्वल्स टू 1, फॉर फॉर्म 3 वी हैव d3i इक्वल्स टू 1, 0 अदरवाइज, d4i के लिए 1 और 0 अदरवाइज एंड सो ऑन। तो अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, कैसे हम इस मॉडल को इनकॉर्पोरेट करेंगे, इसको ध्यान से समझिए। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने लिया d2i इक्वल्स टू 1, तो अगर ये 1 है और बाकी सब 0 है, यानी ये 0, ये 0, ये भी 0, तो ये सब 0 हो जाएंगे, तो CIT किसके बराबर हो जाएगा, वी हैव CIT इक्वल्स टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, यही हो जाएगा। बाकी आपके ये जो है ये एज इट इज कॉन्स्टेंट रहेगा सब उसमें, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा 1 हमारी बेस इंटरसेप्ट है या रेफरेंस फॉर्म में, मैंने बताया था एयरलाइन 1 जो है हमारी वो बेस कैटेगरी होगी, उसके बेसिस पर हम कंपेयर करेंगे। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, अगर हम उसको 1 पुट करते हैं बाकियों को 0 पुट करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो बता रहा है इंटरसेप्ट टर्म फॉर द फॉर्म 2, कि फॉर्म 2 के लिए जो इंटरसेप्ट टर्म होगी वो क्या होगी, अल्फा 1 बेस कैटेगरी होगी, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 हमारी इंटरसेप्ट फॉर द सेकंड फॉर्म हो गई। और अल्फा 2 जो है अकेला अगर हम देखें, यानी कि ये पार्ट जो है वो बताता है हमारे को डिफरेंस किस चीज़ का, कि हाउ द फॉर्म 2 डिफर फ्रॉम द फॉर्म 1, इस चीज़ को बताता है कौन, अल्फा 2। यानी कि अल्फा 1 और अल्फा 2 में जो डिफरेंस आ रहा है, जो हम कह रहे थे ना इंडिविजुअल स्पेसिफिक डिफरेंस है, वो किससे पता चलता है हमको, अल्फा 2 से पता चलता है। ओके, अब मैं यही चीज़ आपको एक बार दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ विद द थर्ड फॉर्म। अब मान लीजिए हमने कहा कि d3i जो है वो 1 है और बाकी जो है वो 0 है, तो कैसे होगा, अगर d3i 1 है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 एंड ये भी 0, सब क्या हो गए हमारे 0 हो गए। तो क्या हो जाएगा, CIT इक्वल्स टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 3, तो अल्फा 1 क्या होगी, हमारी बेस कैटेगरी होगी, अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 क्या होगी, इंटरसेप्ट फॉर द फॉर्म 3, ठीक है। एंड जो अल्फा 3 है अकेला, अगर हम पूछे कि व्हाट डज अल्फा 3 रिप्रेजेंट, तो इट शोज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरसेप्ट 1 एंड 3, राइट। 1 और 3 के बीच में क्या डिफरेंस है वो बताएगा। तो सिमिलरली मैंने सारी इंटरप्रिटेशंस आपकी लिख दी हैं। तो और मैंने आपको ये भी चीज़ बताई, अगर आपको 6 डमीज़ यूज़ करनी है 6 फॉर्म्स के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस इंटरसेप्ट टर्म को छोड़ना पड़ेगा। यानी कि आप इस तरीके से लगा सकते हैं, अल्फा 1 d1i, अल्फा 2 d2i एंड सो ऑन अल्फा 6 d6i, सेम मॉडल में। तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। ये सब कॉन्सेप्ट आपके डमी के हैं, अगर आपने डमी चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा। अनदर थिंग जो आपको इस मॉडल में ध्यान रखनी है, दैट इज़ कि अगर आप सिर्फ अभी हमने क्या किया है, क्रॉस सेक्शनल यूनिट्स के इंटरसेप्ट के लिए डमी इनकॉर्पोरेट किया, यानी कि मॉडल जिसमें कि हम डमी वेरिएबल्स को ऐड करते हैं फॉर द हेट्रोजीनियस यूनिट्स, यानी कि हमने सिर्फ इंटरसेप्ट टर्म के लिए डाली है, और टाइम इफेक्ट जो है वो हमने इनकॉर्पोरेट नहीं किया, यानी टाइम इफेक्ट हमने माना है कि सेम है, यानी कि विद टाइम जो है एयरलाइंस में कोई भी चेंज नहीं आया है। तो ऐसे मॉडल को हम क्या बोलते हैं, वन वे फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे बाकी वेरिएबल्स हैं QIT, PFIT और LFIT हमारे क्या हैं, कोवेरिएट्स हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि अगर हम टाइम इफेक्ट भी डाल दें फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल में, अगर हम टाइम इफेक्ट भी डाल देते हैं, टाइम के चेंजेस का भी इम्पैक्ट देखते हैं, तो ऐसे मॉडल को हम बोलते हैं टू वे फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल। यानी कि हम क्रॉस सेक्शनल यूनिट और टाइम दोनों के बीच में चेंज देख रहे हैं, और इसमें सिर्फ क्रॉस सेक्शन के बीच में चेंज देख रहे हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टू वे फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल। अब इस एग्जाम्पल में देखिए, अगर इसी एग्जाम्पल में मैं टाइम डमीज भी इनकॉर्पोरेट करूं, तो हमारे पास टाइम कितना था, 15 ईयर्स का टाइम था, t इक्वल्स टू 15 था, तो हम कितनी n-1 डमीज इनकॉर्पोरेट करेंगे, यानी 14, यानी कि अल्फा 1 ये वाला पोर्शन तो सेम रहेगा, प्लस हमने टाइम के लिए लैम्डा 2 t2t देन लैम्डा 3 t3t एंड सो ऑन 15 तक इनकॉर्पोरेट किया, यानी 1 को हमने स्किप कर दिया, तो हमने 15 डाल दिए। इसका मतलब टोटल कितनी डमीज़ हो गई, 14 डमीज़ हो गई। तो ऐसे मॉडल को हम क्या कहेंगे, टू वे फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल, क्योंकि इसमें दोनों इनकॉर्पोरेट हो गए, क्रॉस सेक्शन भी और टाइम सीरीज भी। अब हम कंपेयर करते हैं LSDV मॉडल को विद द पूल्ड रिग्रेशन मॉडल। तो जैसे मैंने आपको बोला, ये कौन सा मॉडल होता है, अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल होता है। आपको स्टार्टिंग में बताया दिस इज कॉल्ड अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल, और जो पूल्ड मॉडल है वो क्या है, हमारा रिस्ट्रिक्टेड मॉडल है। तो जब भी रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, F टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो F टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू R² अनरिस्ट्रिक्टेड माइनस R² रिस्ट्रिक्टेड डिवाइडेड बाई M, 1 माइनस R² अनरिस्ट्रिक्टेड डिवाइडेड बाई N माइनस K। मान लो आपको याद ना रहे तो उरी मूवी याद है आपको, तो पहले क्या आएगा, अनरिस्ट्रिक्टेड देन रिस्ट्रिक्टेड और फिर आपका अनरिस्ट्रिक्टेड, तो आई की जगह यू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा इस फॉर्मूला को। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, कि यहाँ पर M क्या है। तो M अगर हम वन वे फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल की बात करें तो n-1, 6 फॉर्म्स थी तो 6 - 1 5 हो जाएगा। लेकिन अगर हम टू वे फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल की बात करते हैं जिसमें टाइम इफेक्ट भी या क्रॉस सेक्शन भी है, तो n-1 और t-1 दैट इज 6 - 1 15 - 1, तो टोटल कितना हो गया 5 और 14 दैट इज 19 हो जाएगा।
और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके कितने रहेंगे, मैंने बताया था n इंटू टी कर दो, 6 फॉर्म्स और 15 टाइम पीरियड 90 हो जाएगा। और k की बात करें, नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल में, तो अगर हम वन वे फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल की बात करें तो 5 तो फॉर्म की डमीज होगी, 3 हमारे स्लोप वेरिएबल्स हो गए। स्लोप वेरिएबल्स क्या हो गए, ये वाले 1 2 3, ठीक है, ये 3 स्लोप वेरिएबल हो गए, प्लस हमारा एक इंटरसेप्ट टर्म हो गया, तो टोटल हो गए 9, राइट। और अगर हम 2 वे फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल की बात करें तो 5 तो फॉर्म की डमीज, 14 टाइम डमीज, 3 स्लोप वेरिएबल, एक इंटरसेप्ट टर्म, तो टोटल हो गए 23। तो इस तरीके से हो गया आपका के की वैल्यू, नंबर ऑफ पैरामीटर्स आपको पता चल गया। अब इसको आप पुट करेंगे तो अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। अब एफ टेस्ट क्या चेक करता है, एफ टेस्ट ये बताएगा कि क्या हमारे को फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल यूज़ करना चाहिए या फिर हमें पूल्ड मॉडल यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो H0 हम लेके चलते हैं कि अल्फा 2 अल्फा 3, अल्फा 2 क्या है, ये अल्फा 2 अल्फा 3 टिल अल्फा 6, ये सब जीरो है, इसका मतलब कोई फिक्स इफेक्ट मॉडल की ज़रूरत नहीं है हमको, पूल्ड इफेक्ट मॉडल ही सही है। और ऑल्टरनेट क्या कहते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ द डमी कोफिशिएंट इज सिग्निफिकेंट, राइट। तो ये चीज़ कहते हैं, यानी कि LSDV प्रेफर्ड है। तो अब हम कंपेयर करते हैं हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबुलेटेड वैल्यू को। कई बार बताया है ये वन साइडेड होता है हमेशा एफ टेस्ट, तो ये आपका मान लीजिए टेबुलेटेड वैल्यू है, ये आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो अगर कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी टेबुलेटेड वैल्यू के राइट साइड में आएगी तो हम रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को, और वो अगर इस तरफ लाई करेगी एक्सेप्टेंस रीजन में तो एक्सेप्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को। अब मान लीजिए आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है राइट साइड में आई है टेबुलेटेड वैल्यू के, तो हम क्या कहेंगे, डमी वेरिएबल सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब हमारा जो LSDV मॉडल है वो प्रेफरेबल है। अब लास्ट टॉपिक जो बचता है दैट इज ड्रॉबैक ऑफ LSDV मॉडल। तो आपको पता है जब भी हम ज़्यादा नंबर ऑफ डमी वेरिएबल्स इंक्लूड करते हैं हमारे मॉडल में तो देयर इज़ अ हाई चांस ऑफ लेस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यानी कि जितने ज़्यादा आप वेरिएबल्स इंक्लूड करते हैं उतनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कम होती है, हमें पता है मॉडल में, राइट। सेकंड थिंग, जब बहुत सारे वेरिएबल्स हो जाते हैं तो देयर इज़ हाई चांस कि मल्टीक्लैरिटी का प्रॉब्लम हो हमारे मॉडल में। मल्टीक्लैरिटी का प्रॉब्लम कैसे होगा कि आपको पता है सिमिलर मल्टीक्लैरिटी क्या होता है, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपस में कोरिलेटेड हो तो देयर हाई चांस कि वो आपस में कोरिलेटेड हो ड्यू टू द डमी वेरिएबल्स। तो और अगर मल्टीक्लैरिटी होती है तो हमारे एस्टिमेटर्स ब्लू नहीं रहते, यानी कि दे आर नॉट लीनियर, अनबाइज्ड एंड एफिशिएंट। एंड अगर हम डिफरेंट डमी यूज़ करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स के लिए तो हम उसमें हो सकता है हम टाइम इफेक्ट को इनकॉर्पोरेट ना कर पाएँ, जो कि है भी, आपने देखा भी, उसके लिए हमारे पास एक अलग मॉडल है। एरर टर्म की बात करें तो एरर टर्म हेट्रोसेडास्टिक हो सकता है या ऑटोकोलेटेड हो सकता है, ये एक प्रॉब्लम है ही। और ये भी हो सकता है कि एक्स और यू जो है वो आपस में कोरिलेटेड हो, यानी कि कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड यू माइट बी नॉट इक्वल्स टू 0, तो वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। दैट इज दिस इज नॉन एज साइमल्टेनियस इक्वेशन बाइस प्रॉब्लम, तो ये भी हो सकता है। तो दिस आर सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ LSDV मॉडल। तो इसी के बाद आया है नेक्स्ट वन इज़ फिक्स्ड इफेक्ट विद इन ग्रुप एस्टिमेटर। तो फिक्स्ड इफेक्ट विद इन एस्टिमेटर का क्या मतलब है, इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, हम एवरेज लेते हैं। वही मॉडल है हमारा जो मैंने आपको फिक्स्ड इफेक्ट में करवाया था, बट अब हम क्या करेंगे, उसमें एवरेज लेंगे। फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल कौन सा था आपका, ये वाला, दिस वन मॉडल, राइट। तो इसी को ही अगर अब हम मान लीजिए हमने XY टर्म्स में ले लिया है तो y इक्वल्स टू β1i, क्योंकि ये हम इनकॉर्पोरेट करते हैं क्रॉस सेक्शनल इफेक्ट्स को, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन का आप क्या ले लें, एवरेज ले लें, तो क्या हो जाएगा y बार। अब आपको पता है एवरेज किसका होगा, वेरिएबल का होगा, कांस्टेंट टर्म तो कांस्टेंट रहती है, एवरेज ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट, तो β1 एज इट इज़। नाउ β2 x2 बार हो जाएगा, β3 x3 बार प्लस ui बार। अब अगर मान लीजिए हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, yit माइनस yi बार, β1 माइनस β1, तो ये तो टर्म हो जाएगी 0, और बाकी क्या हो जाएगा, β2 x2 it माइनस β2 x2 बार, β2 x2 बार, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से β2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, x2 it माइनस x2 बार, तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्मॉल x2 i। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि स्मॉल टर्म जो भी होती है वो हमेशा डिनोट करता है द डेविएशन फ्रॉम द मीन वैल्यू, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे शो कर रहा है, और इस तरीके से हमारे पास मॉडल आ गया, स्मॉल yit इक्वल्स टू β2 x2 it प्लस β3 x3 it प्लस vit। अब क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, यहाँ पे इंटरसेप्ट टर्म नहीं है, तो बहुत इजीली हम इस पे क्या लगा सकते हैं, हमारा पूल्ड OLS मॉडल जो है वो पूल्ड की टेक्निक लगा सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास ये नॉर्मल मॉडल जैसा हो गया। क्यों, क्योंकि पूल्ड में भी ऐसे ही था, आपने देखा था। तो इसी को क्या कहेंगे, विद इन एस्टिमेशन ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल, जहाँ पे yit क्या है, वो टाइम डीमीन्ड डाटा है ऑन y। व्हाट इज टाइम्ड डीमीन डाटा, टाइम डी मीन का मतलब है कि हमने क्या किया, हमने ओवरऑल जो भी हमारा डाटा था उसका हमने मीन कैलकुलेट किया, और फिर हमने उसको इंडिविजुअल एयरलाइंस के लिए जो है, जैसे हमने एग्जांपल में लिया था, तो इंडिविजुअल एयरलाइंस के वैल्यू में से हमने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है।
तो इसी को हम बोलते हैं टाइम डीमीन डाटा ऑन वाई, दिस इज टाइम डीमीन डाटा ऑन एक्स एंड टाइम डीमीन एरर टर्म। तो इस तरीके से हम पूल ओएलएस लगा के सेकंड टेक्निक है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी बता दी फॉर डिफरेंट मॉडल्स आपकी एलएसडीवी की, फिक्स्ड इफेक्ट की और ओएलएस की क्या होती है। विद दिस आपका ये मॉडल खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।